जी राजस्थान। नमस्कार, आपका स्वागत है जी राजस्थान के ई विमर्श के एक और सेशन में। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना काल में कई चुनौतियां प्रदेश के सामने आ खड़ी हुई हैं, लेकिन बदली परिस्थितियों में सरकार कैसे कर रही है विकास को रफ्तार देने की हर तैयारी, इसको लेकर हम बात कर रहे हैं राजस्थान सरकार के मंत्रियों के साथ ई विमर्श में। तो इस सेशन में हमारे मेहमान है प्रदेश के खाद्य आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा जी। उनका स्वागत करते हैं। बहुत स्वागत है रमेश जी आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अब चूंकि बात खाद्य आपूर्ति की है, निराश्रितों की है, बहुत सारे सवाल इसमें रमेश जी होते हैं। निश्चित रूप से लोगों तक राशन पहुंचे, और कोरोना काल में तो सबसे बड़ी चुनौती ही थी कि कैसे लोगों तक रसद आपूर्ति की जाए। तो ऐसे में राशन कैसे पहुंचाया जा रहा है, सबसे पहला तो यही सवाल आपसे। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार इस बार हमने मॉनिटरिंग की है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, हमारे उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के नेतृत्व में हमारा कैबिनेट ने सभी विभागों का अपनी अपनी जिम्मेदारी पूर्ण ईमानदारी के साथ और मुस्तैद होकर जो काम किया राजस्थान में, इस बार हम जो सामान्य से 3 गुना गेहूं अधिक उठाया है, क्योंकि भारत सरकार का भी था, हमने राज्य सरकार ने भी ऐड किया, क्योंकि एनएफएसए में संख्या करीब 54 लाख अधिक हो गई थी। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था कि भाई ये कम पड़ेगा, गेहूं सब लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो उन्होंने तुरंत 114 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता दी। और हमने कोई भी व्यक्ति इस राजस्थान में भूखा नहीं रहना चाहिए, बिना राशन के नहीं रहना चाहिए। तो जो हमने सबसे पहले एनएफएसए में जो हमने गेहूं का उठाव किया, वो 12 लाख मैट्रिक टन उठाव किया और उठाव करने का वितरण भी कर दिया। तो हमारी पूरी तैयारी है। आज मई का महीना है, पूरा हमने राशन एनएफएसए के लोगों को दे दिया है और जून की हमारी पूरी तैयारी है। अप्रैल में हमने बांट दिया है। दाल भी हमें जो भारत सरकार से मिली थी और जो गेहूं मिला था वो भी हमने बांट दिया है। और नेफेड के माध्यम से दाल 22,000 मैट्रिक टन मिली थी, उसको 75% वितरण कर दिया। अब कुछ और बाकी है, जैसे आएगी उसको हम पूरा कर देंगे। हमने ये उनको सुझाव दिया था कि एक नई स्कीम बना लें, उसमें तो एक्ट का कोई बीच में राइडर नहीं आएगा। आप नई स्कीम बनाकर, और मैंने अकेले ने मांग नहीं की, जो अदर स्टेट के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने भी, उनके सेक्रेटरी, जो चीफ सेक्रेटरी जो भी प्रेजेंटेशन देने आए, सभी लोगों ने मांग रखी थी कि भाई अब उस ग्रोथ जो बढ़ी है, जनसंख्या एनएफएसए के लोगों की भी बढ़ी है, तो गेहूं का अतिरिक्त आवंटन होना चाहिए। तो मंत्री जी ने कहा कि भाई इस पर विचार करेंगे। तो हमने उनके सामने रखा है, लेकिन हमने तय किया है मिलता है या नहीं मिलता, राज्य सरकार ऐसे लोगों को उपलब्ध कराती रहेगी। भारत सरकार से हमारा अनुरोध ही है, बाकी तो उनके ऊपर डिपेंड करता है देंगे या नहीं देंगे। बिल्कुल, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं, एनएफएसए सूची में नाम है, लेकिन करीब 1 साल 2 साल से अनाज लिया नहीं, गेहूं लिया नहीं। उनकी भी सूची, चूंकि बार बार इस सूची को रिफाइन किया जाता है, लिस्टेड किया जाता है, तो ऐसे में क्या उन लोगों को अनाज मिलने की संभावना है, या उनकी कोई नई सूची बनाकर उनके लिए कुछ नए निर्देशों के साथ में आगे बढ़ेंगे? जो इनलिस्टेड है एनएफएसए में, उसको कभी मना नहीं किया है कि देना है नहीं देना है। अभी भी करीब 4 लाख लोगों ने इस पीरियड में, जो 1 साल से नहीं ले रहे थे गेहूं, अवाइंस की श्रेणी में आते थे, उन लोगों ने राशन लिया है। तो हमने कोई मना थोड़ी किया है, हम तो उल्टा उनको ढूंढ रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति, अगर पात्र व्यक्ति हैं तो वो आए, गेहूं लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके साथ साथ हमने ऐसे लोग भी चिन्हित किए हैं जो सरकारी सेवा में हैं और राशन कार्ड उनके बने हुए हैं, एनएफएसए में इनलिस्टेड हैं। तो उन लोगों को भी कहा है कि भाई आपका परिवार अपात्र की श्रेणी में आता है, आप कटवा लें। तो अब हम एक डिसीजन लेने वाले हैं अधिकारियों के साथ, कैसे व्यक्तियों को वही हम चिन्हित करें जो पूरे राजस्थान में सरकारी कर्मचारी हैं और पात्रता की श्रेणी में आते हैं। तो उनको हम अपील करेंगे कि अपना नाम कटवा दें। समडे कुछ समय होगा, उस समय के बाद अगर वो नहीं कटवाएंगे तो उन पर जो पेनल्टी के रूप में पूरी राशन सामग्री का पैसा हम जमा करवाएंगे। बिल्कुल, बीच में एक बात भी आई कि खाद्य आपूर्ति विभाग ने कुछ ऐसे जगहों पर राशन कार्ड के जरिए कुछ गड़बड़ झाला भी पकड़ा था।
तो एक तरफ तो लोगों तक रसद आपूर्ति करनी है, ये चुनौती चिंता है, दूसरी तरफ है कि कोई गड़बड़ झला भी ना हो, विभागीय स्तर पर कोई कमियां ना आए। इसके लिए क्या कुछ प्लानिंग लेकर चलेंगे? हमने पूरी तैयारी कि कहीं ट्रांजैक्शन गड़बड़ नहीं हो। इंटर डिस्ट्रिक्ट में हुए थे तो कुछ समय के लिए हमने पोर्टेबिलिटी बंद कर दी। उसके बाद उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डाल दी। उसके बाद में स्टेट पोर्टेबिलिटी हमने इंट्रा खोल दी है, तो पोर्टेबिलिटी चालू है। उसमें कहा है कि भाई चेक कर ले व्यक्तियों को और एक दिन में 2 ही ट्रांजैक्शन करें, ऐसे इंटर डिस्ट्रिक्ट में कहीं हो रहे हैं। तो ये चीजें हम निगरानी कर रहे हैं पूरी तरह से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आवे। और डुप्लीकेट राशन कार्डों की या अन्य चीजों की भी जो हमें कहीं मिलती है आईटी के माध्यम से, समय के साथ लोग चीटिंग भी करते हैं, तो हमने हमारे अधिकारियों ने अच्छा काम किया है। डीलरों पे पूरी नजर रखी है और डीलरों ने भी कोई इस कोरोना पीरियड में जो कुछ लोगों की कह नहीं सकता कि 10, 20, 150 लोग ने गड़बड़ की है, बाकी अच्छा सहयोग किया है। क्योंकि डोर टू डोर डिलीवरी में अपने साधन से राशन को पहुंचाना और पूरी मुस्तैदी के साथ दुकान खोलना, तो एक जन सहयोग भी उन्होंने किया है इस पीरियड में, अच्छा काम किया है। नहीं तो कभी कभी क्या गेहूं नहीं मिल रहा है, अब छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो हमने मॉनिटरिंग का, यहाँ से हमारे डिपार्टमेंट में अलग मॉनिटरिंग हो रही है। मेरे यहाँ 4-5 लोगों को बिठा के हमने यहाँ रेजिडेंस पे अलग अलग अपने घरों पे उनको दे रखा है कि जिले वाइज आप संपर्क पोर्टल पे देखिए, वहाँ की लोकल शिकायत देखिए, आप हमारे लैंडलाइन नंबर दीजिए, लोगों को मोबाइल नंबर दीजिए। जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है तो उस डे टू डे हम उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि उसी दिन उसी समस्या का समाधान हो, समस्या आगे नहीं बढ़े या ज़्यादा कहीं गड़बड़ नहीं हो। तो ये हमने अच्छा प्रयास किया है। और इसमें कुछ लोगों ने गड़बड़ की, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी की है। कुछ अधिकारियों ने सही काम नहीं किया, लापरवाही की, तो डीएसओ लेवल के अधिकारियों को हमने सस्पेंड भी किया है। तो कार्रवाई, मॉनिटरिंग हमारी अच्छी रही है, विभाग के अधिकारियों ने अच्छा काम किया है। ठीक है, इंटर डिस्ट्रिक्ट पोर्टेबिलिटी आपने कहा पहले रोका गया क्योंकि ऐसे मामले सामने आए, बाद में शुरू भी किया गया ताकि लोगों को सहूलियत हो। इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी को लेकर अभी तक क्या कोई फैसला हो पाया? क्योंकि बंद है। अब ऐसे में जो प्रवासी श्रमिक है या ऐसा व्यक्ति जिसको राशन चाहिए है बाहर के किसी राज्य का, उसके लिए व्यवस्था आपने तो कहा कि की जाएगी, कलेक्टर जिला प्रशासन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा, लेकिन वो अपने आप को क्या सुरक्षित महसूस कर पाए? सरकार की तरफ से कोई ऐसी बात, कोई ऐसा निर्देश नहीं? हमने इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी चालू कर दी है, बंद नहीं है अब। हाँ। चालू है। हमारा सिर्फ जो हरियाणा से कांटेक्ट था, जो हमारा इंटर स्टेट वाला, वो सिर्फ अब इसलिए बायोमेट्रिक प्रणाली हमारी जो हेल्थ एडवाइजरी की वजह से बंद है। बाकी तो वैसे बंद नहीं है, क्योंकि बायोमेट्रिक सत्यापन करने के लिए वो जरूरत पड़ती है, तो वो बंद है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा लगेगा नॉर्मल होगा तो हम उसको खोल देंगे। और वन राशन कार्ड का भी भारत सरकार का चल रहा है। तो हम तो पहले ही 1 जनवरी से शुरू कर चुके हैं इस काम को। हमारे ट्रांजैक्शन हरियाणा से पहले हो चुके हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी कि हरियाणा के साथ में भी जो सुविधाओं में अभी कुछ रोक है उसको भी सुनिश्चित कर लिया जाएगा। जल्दी से जल्दी उस पर भी कोई ना कोई सरकार फैसला कर लेगी। लेकिन एक बात बार बार निकलकर सामने आती है, बहुत सारे मंडियों से ये बात आती है, आम लोग कहते हैं कि मुनाफाखोरी बढ़ रही है, लोग पैसे बढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि लोग नहीं जा पा रहे हैं, बाजार खुल नहीं रहे हैं पूरी तरीके से। तो ऐसे लोगों पर खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से क्या कुछ प्लानिंग, क्या नजर? हमने इसमें निरीक्षण किया है और 4614 दुकानों का निरीक्षण किया। उसमें से हमने करीब 415 दुकानों को सीज किया है जी। और 17 लाख का जुर्माना भी किया है। तो हमारी पूरी मॉनिटरिंग है कि किसी प्रकार कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। तो जैसे भी हमें दिक्कत आती है तो तुरंत पता लग जाता है। और अब तो हमने दुकानें और भी खोल दी हैं, समय बढ़ा दिया है और हमने जोनों में बांट दिया है, ग्रीन जोन, रेड जोन, येलो जोन। लेकिन उससे पहले हमने 13,000 दुकानें जो किराने की थी और करीब 1500 दुकानें थोक की थी और करीब 577 बेनिर्माता थी। इनके ऑनलाइन वाइड डिस्ट्रिक्ट नंबर दिए थे लोगों को कि अपना सामान इन दुकानों से खरीद सकते हैं, दुकान आपको सदैव खुली मिलेंगी, समय वो भी डाल दिया था। सारी चीज़ें कर दी, लोगों को असुविधा नहीं हो। अब तो करीब करीब काफ़ी रियायत दे दी है लॉकडाउन में, तो दुकानें भी खुल रही हैं और भी काम हो रहे हैं, धीरे धीरे काम सभी चल रहे हैं। लेकिन एक बात और भी निकल कर आई पिछले कुछ दिनों में, अगर देखा जाए कुछ ऐसे मामले चूंकि सामने आए
उचित मूल्य की जो दुकानें हैं, जहां पर लोग जाकर राशन ले रहे हैं, या राशन डिपोज जो हैं जहां पर जाकर ले रहे हैं, जिनके नाम नहीं हैं, उनको भी ऐसा लगता है कि मुफ्त में राशन उन्हें मिल जाएगा। जब जाते हैं तो राशन डिपो पे कई बार उनकी बकझक हो जाती है, हाथापाई तक हो जाती है। तो ऐसे में ऐसे लोगों के लिए क्या सरकारी स्तर पर कोई सजेशन, कोई निर्देश? अभी जो हमने बताया कि ऐसे लोग जो नीडेड व्यक्ति हैं, मजदूरी करते हैं, या किसी प्रकार का उनका काम धंधा नहीं है, या ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो कहीं कमा सकें, या कोई उनका पुराना जो डिपॉजिट, कोई राशन नहीं है, तो ऐसे लोगों को हम नगर निकाय के आपके इंस्पेक्टर हैं, वार्ड सदस्य नगर निकाय के नीचे के जो लोग हैं उनके द्वारा चिन्हित करवा रहे हैं। ग्रामीण एरिया में आपका पटवारी है, ग्राम विकास अधिकारी है, एग्रीकल्चर का सुपरवाइजर है, ये सारे सरपंच हैं, इन लोगों के माध्यम से जो चिन्हित करवाते हैं उनको राशन देते हैं। और अब हमने जो स्पेशल व्यवस्था की है, जो भारत सरकार ने हमें 10% जो गेहूं अतिरिक्त दिया है, माइग्रेंट लेबर प्लस हमने जो ये एक्स्ट्रा हमें जो देना पड़ेगा, जो पैसा है, जो 36 तरह के जो श्रमिक हैं उनको सब मिल जाएगा। जो है वो इसमें कोई बचेगा नहीं। कोई व्यक्ति है, कोई ये कह सके कि भाई मेरा इस स्कीम में नाम नहीं है, मुझे राशन नहीं मिल रहा, तो कोई वंचित नहीं रहेगा। लगभग सभी इसी में आ जाएंगे। इस जो स्कीम हमारी विशेष जो व्यवस्था हम जो कर रहे हैं माइग्रेंट लेबर के साथ में, तो सभी श्रेणियों के लोगों को सम्मिलित किया है। और जो लोग भी रह रहे हैं, हमें लगेगा कि ये लोग भी जुड़ने चाहिए, उन लोगों को भी हम खाद्यान्न की आपूर्ति पूर्ण तरह से करवाएंगे। ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। पहले भी मैं कह चुका हूं कि राजस्थान के किसी कोने में बिल्कुल टहल तक या शहर के किसी भी वार्ड में, मोहल्ले में कोई व्यक्ति वंचित नहीं रहेगा कि मैं गरीब आदमी हूं और मुझे कोई खाने की व्यवस्था नहीं है। तो ड्राई राशन है, जहाँ कर्फ्यू वाला एरिया है वहाँ हम पिसा हुआ आटा भी दे रहे हैं, दाल भी दे रहे हैं, ये सारी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारी जो तैयारी, पूर्ण तैयारी है। जैसे भी यहीं पर एक सवाल और भी है मेरा, लगता है लोगों को पिसे हुए आटे का जिक्र किया, बहुत से ऐसे जोन हैं अभी भी जो कर्फ्यू ग्रस्त इलाके हैं, जहां पर चक्कियां बंद हैं, लोग गेहूं पिसाने के लिए जा नहीं सकते, तो वहां के लिए आपूर्ति कैसे होगी आटे के लिए, ये क्या सुनिश्चित किया गया? और दूसरा मेरा इसमें एक और सवाल था सर, आपने योजना बनाई और निश्चित रूप से सरकार हर एक व्यक्ति, जैसा आपने कहा कि टेल तक पहुंचे, अंतिम छोर तक पहुंचे, ये कोशिश है, लेकिन जो प्रशासनिक अमला है, कई बार दफ्तरों में बैठ के रिपोर्ट तैयार हो जाती है, ये मॉनिटर सरकार कैसे करेगी? पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि जहां पर कर्फ्यू वाला एरिया है वहां पर NFSA प्लस अन्य लोग भी हैं, जिनको हमने आज जयपुर में कलेक्टर के माध्यम से कमेटी बना दी है। तो आटा ही सप्लाई हो रहा है, वहाँ ड्राई राशन नहीं हो रहा है। वहाँ पर जहाँ जहाँ कर्फ्यू वाले एरिया हैं वहाँ पर आटा ही जा रहा है जी, आपके दाल भी जा रही है, सारी व्यवस्था की तैयारी है। रही बात आप कह रहे हैं कि भाई नियंत्रण करेंगे, अधिकारी ऐसा कर लेते हैं। राजस्थान में जब से कांग्रेस सरकार आई है तो पहली बार मैंने इन 54 लाख लोगों को NFSA की श्रेणी में जोड़ा है। गरीब लोगों को हमने चिन्हित किया है और जो अपात्र व्यक्ति हैं उनको सावचेत किया है कि भाई आप अपना नाम कटवा लें। और अधिकारियों को भी मॉनिटरिंग के लिए हम डे टू डे मॉनिटरिंग करते हैं। शाम को 4 बजे उनसे पूछते हैं आज क्या रहा, आज वहाँ पर कैसा हुआ, ये प्रॉब्लम आई तो कैसे आई। पूरी नज़र है हमारे कि हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करते हैं। लेकिन इस बार हमारे कोई सा भी, चाहे हमका लीगल मेट्रोलॉजी का हो, चाहे हमारे MCS हो, चाहे हमारा E हो या EI हो या DS हो, या हमारे जो सेक्रेटरी हैं, एडिशनल हैं, AFC हैं, सारे लोगों ने मिलकर 2-3 दिन में VC करते हैं या पर डे VC करते हैं। पूरी मॉनिटरिंग है। जहां कलेक्टर से की जरूरत होती है या वहां के प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने की जरूरत होती है या पुलिस की जरूरत होती है तो हम तुरंत मॉनिटरिंग करते हैं। उनके स्तर पे करते हैं, उनसे नहीं होती है तो हमारा अतिरिक्त जो सचिव, हमारे जो सेक्रेटरी हैं सिद्धार्थ महाजन जी, खुद मॉनिटरिंग करते हैं। कोई बात तो आती है तो हमसे वार्तालाप करके जो भी हमें कोई रास्ता निकालना होता है उस पर चर्चा तुरंत करते हैं। उसमें डिले नहीं करते कि रात है, दिन है या समय नहीं है, क्योंकि हमारा काम, विभाग का काम है कि लोगों को समय पर खाद्यान्न की आपूर्ति हो और कोई व्यक्ति ये नहीं कहे कि हमें राशन नहीं मिल रहा है या हमें प्रॉब्लम हो गई या हमारा नाम है या नहीं है। तो अभी भी कोरोना पीरियड में कुछ लोगों के
नाम भी NFSA में जुड़े, हालांकि नहीं जुड़ना था, फिर भी लोगों ने जोड़ दिए, तो हमने उन लोगों को गेहूं उपलब्ध करवाया। क्योंकि जिस प्रकार हमारे पास जो अभी विशेष श्रेणी के लोगों को हम 36 तरह के लोगों को जो गेहूं देंगे, तो वो यही तैयारी है चिन्हित होकर सही व्यक्तियों का चुनाव हो जाए और वो आ जाए, और किस जिले में कितना आया है उसी हिसाब से उस एरिया के जो IPS डीलर हैं वहां तक हम गेहूं की सप्लाई कर देंगे, जिससे सोशल डिस्टेंस का या किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए लोगों को, और उन तक राशन पहुंच जाए। लोगों की मांग है कि भाई मैं गरीब हूं, मेरा नाम नहीं होना चाहिए, मुझे भी मिलना चाहिए। तो ये सारा सब चीज़ें, तो ये सारी भ्रम की स्थिति बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। और हमने जो ऐप डेवलप किया है ई मित्र के माध्यम से खुद भी करा सकता है और ऑफलाइन भी अपना नाम लिखवा सकता है। वहाँ का BLO है, वहाँ की कोर कमेटी है पंचायत स्तर की, इसी तरह शहरी एरिया में भी कमेटी बनाई है। तो 2-3 तरह से हम इसका सिलेक्शन करेंगे। हम निरीक्षण कर रहे हैं कि सही लोगों के नाम जुड़े और सही लोगों तक राशन पहुंचे। बिल्कुल ये नजर आई तस्वीर की राजस्थान में सरकारी स्तर पर खूब काम हुआ, लोगों तक हर एक सुविधा पहुंचाने के लिए भामाशाह भी बहुत आगे आए। भामाशाहों की तरफ से अब लेकिन हाथ इसीलिए खींचा जा रहा है क्योंकि बार बार लॉकडाउन की मियाद बढ़ी। अब लोग लगता है कि कितनी मदद कर पाएंगे कितना नहीं, क्योंकि सबकी जेब अलाउ कर नहीं पा रही है। सरकारी स्तर पर आपकी क्या तैयारी कि पूरी तरीके से हर एक मोर्चे पर रहेंगे? और दूसरा ये भी सवाल सर कि केंद्र की तरफ से जो सोचा था क्या उतनी मदद इन लॉकडाउन के चरणों में मिली है? भाई भारत सरकार ने जो अपना तय किया, माइग्रेंट लेबर करीब उन्होंने 11 लाख मानी, तो उन परिवार को उन्होंने का जो रहता है सामान्य का 4 व्यक्तियों का एक परिवार, उस तरह से उन्हें 44,000 मेट्रिक टन गेहूं हमें उपलब्ध करवा दिया है। उनका जो तरीका, उनका विश्लेषण है, उन्होंने भी समीक्षा की है, उन्होंने भी डिस्ट्रिक्टों में गेहूं बट रहा है नहीं बट रहा है, तो ये मॉनिटरिंग पूरी भारत सरकार ने भी हमारी राजस्थान की उसको सिस्टम को देखा है। तो राजस्थान पहले नंबर पे आया है, क्योंकि बड़ा राज्य है। वैसे छोटे छोटे राज्य हैं, 1-2 राज्यों के और भी नाम आए, पर उठाव में और वितरण में सबसे पहले नंबर पर रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है। आज भी हमने मंत्री जी से, पासवान से एक निवेदन किया था कि हमारे राजस्थान में करीब 122 लाख मेट्रिक टन गेहूं पैदा होता है, और आपने हमें समर्थन मूल्य पर केवल 17 लाख मेट्रिक टन खरीदने के लिए कहा है। तो इसकी आप क्वांटिटी बढ़ाएं, तो करीब आज मैंने मांग की है कि 4 लाख मेट्रिक टन, और ये देखने को भी मिला है जो बात आपने कही हमारा समर्थन मूल्य पे। रमेश जी, जो आपने बात कही और ये मानने वाली भी है, क्योंकि इसीलिए लगातार तारीफ भी हो रही है। खुद प्रधानमंत्री कई मोर्चों पर राजस्थान सरकार की जो पहल है उसकी सराहना करते हुए रहे हैं, दिखाई पड़ते रहे हैं, उसकी तारीफ करते हुए दिखाई पड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी राजस्थान से बातचीत के लिए। रमेश मीणा जी, खाद्य आपूर्ति मंत्री, अपने विभाग के बारे में आपने जो जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया उसके। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। तो निश्चित रूप से ई विमर्श के इस मंच पर लगातार राजस्थान सरकार के मंत्रियों से विमर्श करने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन के इस पीरियड में, कोरोना के इस काल में क्या कुछ व्यवस्थाएं सरकारी स्तर पर हैं, जनता के लिए कितना कुछ सहूलियतें दी जा रही हैं। आज बात हुई खाद्य आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा से। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।